हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हिडन ट्रूथ की एक सीरीज में हम पुरी सर के साथ हैं और एक ऐसा हिडन ट्रूथ हमने आज सर के थ्रू अनरेवल करना है जो आपको सुन के भी बड़ा अच्छा लगेगा। सर, ये एक मूवी आई थी नायक, जिसमें जो है अनिल कपूर एक दिन के चीफ मिनिस्टर बने थे। क्या इसका कोई रियल लाइफ पैरेलल है सर? की मतलब भारत में भी कभी ऐसे हुआ है कि कोई एक रियल लाइफ में एक दिन के लिए सीएम या कुछ बना है कभी सर? पीएम बना है सर, एक दिन के लिए। कमाल है सर। ये नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दो, बट प्राइम मिनिस्टर समवेयर फॉर वन डे। सर, ये प्री इंडिपेंडेंट इंडिया तो नहीं, बिल्कुल नहीं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस सर 1947 के बाद बिल्कुल उसके बाद हुआ है। एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी। नॉट इंडिया का, मतलब किसी रीजन। और जो बने थे वो आईएएस ऑफिसर थे। आईएएस ऑफिसर, एक दिन का प्राइम मिनिस्टर। सर क्या है सर, बताओ। ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बोली सर। अच्छा, ये जो सारा जो हिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर फॉर वन डे वाली, ये रिलेट करती है हमारी जो इंडिया में पोर्चुगीज टेरिटरीज थी। आपको पता है वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर की 5 टेरिटरीज थी जो पोर्चुगीज हेड थी। गोवा थी, दमन थी, दीव थी, दादर थी और नगर हवेली थी। ठीक है। और ये 16th सेंचुरी से पोर्चुगीज ने एक्वायर करनी शुरू कर दी थी यहाँ पे। राइट। थोड़ी सी मैं 2 मिनट लूंगा हिस्ट्री बताने की। बिल्कुल सर। ठीक है। ये जो 5 टेरिटरीज थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, कांग्रेस पार्टी की एक जो मीटिंग हुई थी 1948 में, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था। नेहरू जी भी इसको सपोर्ट करते थे कि ये जो फॉरेन कंट्रीज की जो छोटी छोटी टेरिटरीज इंडिया में हैं, चाहे वो फ्रेंच कंट्रोल पुडुचेरी वाली टेरिटरीज हो, पौंडीचेरी कहते हैं उस समय, या पोर्चुगीज कंट्रोल, ये 5 टेरिटरीज जिसका मैंने नाम लिया। तो एक बात पे तो कंसेंसस था इंडिया के अंदर, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का, कि ये टेरिटरीज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। ठीक है। बिकॉज दैट विल थ्रेटन आवर नेशनल सिक्योरिटी, हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को भी थ्रेटन करेगा। तो ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर हम करें कैसे? तो प्रधानमंत्री का बड़ा क्लियर सा एक मैसेज था कि गांधी का देश आफ्टर ऑल, कि वी आर गोइंग टू डू इट एज फार एज पॉसिबल थ्रू पीसफुल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल नेगोशिएशंस विद द कंसर्न कंट्रीज, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो पोर्चुगल हो, डिप्लोमेटिकली करेंगे। और 1949 में हमने इस चीज़ को परसू करने के लिए एक लिस्बन में, पोर्चुगल में, हमने एक डिप्लोमेटिक मिशन भी वहाँ पे स्टार्ट किया। और लेकिन जो पोर्चुगीज का उस समय रिस्पांस तो बड़ा नेगेटिव था। वो तो ये कहते थे कि उन्होंने एक नई टर्म कॉइन कर दी थी कि ये जो 5 टेरिटरीज हैं हमारी, जो पोर्चुगीज कंट्रोल टेरिटरीज हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन पोर्चुगल। अच्छा, देखो क्या टर्म कॉइन की है, मेट्रोपॉलिटन पोर्चुगल। और वो कहते थे कि ये टेरिटरीज हमने तब एक्वायर की थी जब इंडिया नाम का कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था। देखो, लीगली स्पीकिंग तो वो गलत नहीं कह रहे थे। राइट। क्योंकि जब 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स वो एक्वायर कर रहे थे, उस समय तो मुगल राज था, प्रिंसली स्टेट्स थी, तो इंडिया की एक कॉम्पैक्ट एंटिटी जैसी हम आज देखते हैं, तब तो नहीं थी उस समय। तो उन्होंने इस चीज को अपना एक बेसिक लीगल बेसिस बनाया कि ये टेरिटरीज हम सीड नहीं करेंगे। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थोड़ी देर तो नेगोशिएशन चली, फिर इंडिया भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया और 1953 के अंदर वी क्लोज डाउन दिस डिप्लोमेटिक मिशन व्हिच वाज स्पेसिफिकली सेट अप फॉर नेगोशिएटिंग द मर्जर ऑफ पोर्चुगीज। तो सर, ये जो कॉस्मोपॉलिटन वाला, सॉरी, मेट्रोपॉलिटन पोर्चुगल, ये उन्होंने कंसेप्ट दिया था। वो था ना कि एक अच्छा सा कोई वर्ड बना लो, एक टर्म बना लो, जिससे हमें कुछ अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़े तो एक उसके फैंसी टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो ये उन्होंने एक बेसिस बनाया अपने क्लेम का। चलो, एनी विच वे, ये तो आपको भी ज्ञान होगा ही कि ये जो सारी पोर्चुगीज टेरिटरीज थे, उसमें ऑब्वियसली प्रो इंडिया सेंटीमेंट था। दे वांटेड टू गेट मर्ज विद इंडिया ओनली, विद स्मॉल पॉकेट जहां पे थोड़ा शायद रेजिस्टेंस था इसको लेके। बाय लार्ज जो लार्जर सेंटीमेंट था वो इंडिया के साथ मर्जर का। ठीक है। अब ये पहला जो एपिसोड हुआ, जो एक्टिविटी शुरू हुई मर्जर के लिए, क्योंकि पोर्चुगीज गवर्नमेंट तो बिल्कुल कीन नहीं थी इसके ऊपर, तो 54 में दादर के अंदर, राइट, तो देयर वाज अ स्मॉल पार्टी ऑफ गोवंस की ना, गोवा के लोगों की एक स्मॉल पार्टी थी व्हिच वाज एक्चुअली लेड बाय द यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस। ठीक है। तो वो एंटर किया उन्होंने वहां पे, पुलिस ने फायर भी किया, लेकिन जो वहां प्रोटेस्टर्स थे दे वर एबल टू ओवरपावर पुलिस। तो एक तरह से दादर तो लिबरेट कर लिया उन्होंने। करेक्ट। अच्छा, when this liberation of Dadar took place, so then this also became a source of inspiration for similar liberation struggles in other parts of other territories controlled by Portuguese. Right. नगर हवेली की बारी आई इसके बाद। नगर हवेली में भी हमारे काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स गए वहाँ पे, और उस समय वहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, आज़ाद गोमांतक दल। हाँ जी। ठीक है। तो वो वहाँ पे गए, उनके लोग वहाँ पे अपना नगर हवेली में गए। हालांकि वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जो पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन थी वो पहले ही वैकआउट करके निकल गई थी। तो नगर हवेली वाज एक्चुअली लिबरेटेड विदाउट एन इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट वहाँ पे हुआ नहीं। तो उसके बाद एक फ्री दादर नगर हवेली नाम की एक एंटिटी एग्जिस्टेंस में आ गई, और उन्होंने एक प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक स्टार्ट कर दिया थी वहाँ पे। राइट।
और एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनी वहां पे, दैट वाज कॉल्ड द वरिष्ठ पंचायत, वरिष्ठ पंचायत ऑफ फ्री दादर एंड नगर हवेली। इस वरिष्ठ पंचायत ने 1961 में एक रेजोल्यूशन पास की रिक्वेस्टिंग मर्जर ऑफ दादर नगर हवेली विद इंडिया। ठीक है, अभी बात हो गई। तो ये वरिष्ठ पंचायत अपने इंडियंस की, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी उन्हीं लोगों की, उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की कि वी शुड गेट रिक्वेस्टिंग इंडिया कि हमें ऑफिशियल मर्जर कर लो। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ये थी कि उनके बिहाफ पे कौन ऐसा हेड ऑफ स्टेट है कि जो हमारे हेड ऑफ स्टेट के साथ, हमारी हेड ऑफ गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, उनके साथ साइन करेगा। राइट, एग्जैक्टली। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक दिन के लिए एक आईएएस ऑफिसर थे बाय द नेम ऑफ के.जी. बदलानी, BADLANI, के.जी. बदलानी। इनको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया टू साइन द मर्जर एग्रीमेंट विद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। He was made prime minister of दादर नगर हवेली for one day, not chief minister, prime minister, PM बनाया गया, PM डेजिग्नेशन थी उनकी, to sign that agreement with the prime minister नेहरू। और उसके बाद वो ट्रीटी साइन हो गई और वो मर्जर हो गया। और फिर उसके बाद 62 के अंदर दादर नगर हवेली was constituted as a यूनियन टेरिटरी। वंडरफुल सर, ये तो मतलब के.जी. बदलानी नाम भी मैंने पहली बार सुना सर। तो ये थोड़े हिडन फैक्ट्स होते हैं, तभी हिडन ट्रूथ्स नाम है इसका। एब्सोल्युटली सर। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी। क्या सर? जिसके बारे में हमने 2 दिन पहले बात की थी, वो ओपिनियन पोल वाली। ओह यस। तो सर एक चीज मेरे को आपसे ये भी जाननी थी कि क्या इंडिया में कभी ऐसा हुआ है, हम लोग जैसे जनरली डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स की जब बात करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। कभी हम लोगों ने स्विट्जरलैंड की तरह मतलब डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया गवर्नेंस में अपने? इन द सेंस बाय एंड लार्ज तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बट एक एपिसोड आता है और इन्हीं पोर्चुगीज टेरिटरी से ही आता है, यही जो अभी थी। हाँ, और वो आता है गोवा दमन एंड दीव से। गोवा दमन एंड दीव? हाँ, गोवा दमन एंड दीव सर, क्योंकि एक टाइम था गोवा दमन एंड दीव तो एक यूटी थी ना, एक यूटी था। हाँ राइट, ठीक है। अब दादर नगर हवेली एक बनी, वो पहले मर्जर हो गया उसका। राइट। आपको पता ही होगा गोवा दमन एंड दीव में तो हमारा मिलिट्री एक्शन भी हुआ। हाँ जी, मिलिट्री एक्शन और 61 में हुए थे। 61 में एक जैसे आप तो पढ़ाते ही हैं, आपका मैंने वीडियो भी देखा है उसके ऊपर, ऑपरेशन चटनी। राइट, वो नेवल सर्वेलेंस मिशन था। वो दैट एक्चुअली सेट द ग्राउंड वर्क फॉर द ग्राउंड फोर्सेस टू मूव इन, राइट। और जब ग्राउंड फोर्सेस ने गोवा दमन एंड दीव की तरफ मूवमेंट की तो वो था हमारा ऑपरेशन विजय, राइट। तो लिबरेट कर लिया गोवा को, राइट, ठीक है। और 451 years of Portuguese rule finally came to an end. 450 साल से लंबा जो रूल था पोर्चुगीज का टेरिटरीज पे वो खत्म। गोवा दमन एंड दीव को यूटी बना दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 1963 में एक लॉ बनाया गया, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, राइट। इस एक्ट के अंदर गोवा दमन एंड दीव को एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी दी गई और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्शन भी होने थे और 1963 में वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्टी होती थी बाय द नेम ऑफ महाराष्ट्र गोमांतक दल। अच्छा, आप देखो वहाँ पे उसके अंदर मतलब कि मराठी एलिमेंट भी थे, महाराष्ट्र के एलिमेंट भी थे उसके अंदर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गोवा जब यूटी में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, गोवा दमन एंड दीव, राइट, तो गोवा का जो यूटी स्टेटस है गोवा दमन एंड दीव का, वो शुरू से ही थ्रेटन हो गया। कैसे? मैसूर, उस समय कर्नाटका को मैसूर कहते थे। मैसूर वांटेड गोवा टू बी इंटीग्रेटेड विद कर्नाटका, मैसूर उस समय। महाराष्ट्र भी उस समय बन चुका था 1960 में, बॉम्बे स्टेट पार्टीशन होके गुजरात महाराष्ट्र बन गए थे। महाराष्ट्र आल्सो वांटेड टू अब्सॉर्ब गोवा दमन एंड दीव इनटू महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये था। अच्छा, अब एक जैसे मैंने बताया गोवा दमन एंड दीव में उस समय एक पार्टी होती थी महाराष्ट्र गोमांतक दल। हाँ जी। उनके हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हुए, मैं उनका नाम बताता हूँ आपको, ये थे दयानंद बंदोदकर। तो 63 में इलेक्शंस भी हुए और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी जीत गई इलेक्शन। अब ये जो मिस्टर बंदोदकर थे, इनको लगा कि जैसे कि जब ये इलेक्शन जीते हैं और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी जीत गई है इस इलेक्शन के अंदर, तो ही मिसरेड दिस मैंडेट, दिस रिजल्ट, इन द सेंस ही फेल्ट कि भी दिस इज लाइक एंडोर्समेंट ऑफ the eagerness of Maharashtrians to absorb Goa into Maharashtra. उनको लगा ये इलेक्शन महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी जीती है, तो इससे लगता है कि जो गोवा दमन एंड दीव के लोग हैं वो महाराष्ट्र के अंदर मर्जर भी चाहते हैं शायद। सर क्या मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करके ये कहूं कि अंग सूची ने भी यही इंटरप्रिटेशन बिल्कुल 1990s में कि भाई स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल स्लॉक होती थी वर्सेस उनकी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी थी,
कि भाई उसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बट जब उनको 382 प्लस सीट्स मिल गई तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी पावर दे दो, तो इसकी वजह से उनको फिर इम्प्रिजन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ वैसा ही हुआ, कुछ वैसा ही हुआ, राइट। तो यानी कि उन्होंने अपना एक इस वर्डिक्ट को लोगों के मिसरीड किया, राइट, ठीक। हालांकि असेंबली के अंदर इन्होंने महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के लीडर्स ने एक रेजोल्यूशन भी पास कर दी थी कि गोवा, दमन एंड दीव शुड बी एब्सॉर्ब्ड इनटू महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन लोग इस बात से खुश नहीं थे। ओके, बात पहुंच गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, राइट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय शायद ये मोस्ट डेमोक्रेटिक अप्रोच शायद इंडिया में कभी लगी भी नहीं होगी इतनी, कि मोस्ट डेमोक्रेटिक अप्रोच के थ्रू उन्होंने कहा गोवा और दमन एंड दीव के लोगों को खुद डिसाइड करने दो। आपको पता है उस समय रेफरेंडम हुआ था, दैट रेफरेंडम वाज गिवन लीगल स्टेटस और एक लॉ पास किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, एंड दिस लॉ वाज कॉल्ड, आपको पता नाम है जी इस लॉ का, मैं आपको बताता हूँ। तो इस लॉ का नाम था जी गोवा, दमन एंड दीव ओपिनियन पोल एक्ट। ओपिनियन पोल एक्ट ये 1966 में पास हुआ था, और ओपिनियन पोल में क्या होना था कि गोवा, दमन एंड दीव के लोगों को ये ऑप्शन दी गई थी कि आप यूटी रहना चाहते हो कि आप ज्वाइन करना चाहते हो महाराष्ट्र को, ठीक है। और 60 ये एक्ट पास हुआ था, गोवा, दमन एंड दीव ओपिनियन पोल एक्ट 1966, और ये ओपिनियन पोल हुआ था 67 में, और बैलेट पेपर आए थे और लोगों को 2 ऑप्शन मिली थी। ओके, अगर आपने क्या कहते हैं मर्ज करना है तो फिर ऑप्शन आपने टिक करनी है फ्लावर, ओके, एक गुलाब का फूल का एक वो इलेक्शन सिंबल था। और अगर आपने सेपरेट रहना है एज अ यूटी तो उसका सिंबल था 2 पत्ते, ओके, एक ब्रांच के ऊपर 2 पत्ते लगे हुए, सेपरेट का टाइप ऑफ थिंग। So as I said that Mr. Dayanand Bandodkar misread the verdict correctly, exactly, because people voted overwhelmingly for staying union territory. तो उस समय हमने एक हमारी टेरिटरी के लोगों को खुद ऑप्शन दी थी कि आप डिसाइड करो कि आप यूटी रहना चाहते हो कि मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट करती है आर्टिकल 3 के अंदर, हमने ये करवाया था एक ओपिनियन पोल जिसको लीगल स्टेटस मिला एक लॉ पास करके पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे हमने करवाया और उनकी ओपिनियन ली। उनकी ओपिनियन जब आई कि हम यूटी ही रहेंगे तो फिर हमने उसको यूटी रहने दिया। वो और बात है कि 87 में फिर गोवा सेपरेट कर दिया गया दमन एंड दीव से और वो सेपरेट स्टेट बन गया। फिर दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली अलग अलग यूटीज बन गई और फिर 2019 के अंदर दोनों को मर्ज भी कर दिया, ठीक है, वो एक यूटी बन गई है। तो ये एपिसोड हुआ था इंडियन हिस्ट्री में। सर मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने एक ओपिनियन पोल टाइप की चीज की, इससे इंडिया की एक इंटरनेशनल इमेज भी तो बहुत अफेक्ट हुई होगी, इन द सेंस कि एक पॉजिटिव मैसेज जाया गया होगा शायद पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में। गया होगा, हालांकि मैं उस समय की अखबारें एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, अगर कर सकता होता तो शायद उसके बारे में थोड़ा मैं अगर मैं देखूं कि सर ग्लोबल नैरेटिव अगर हम देखें, क्योंकि आप जैसे ये बता रहे हो 1966-67 का इंसिडेंट है, थोड़ा जो मिलिट्री एक्शन हुआ था ना उसका भी एक ब्लोबैक था, राइट, क्योंकि वो वेस्टर्न पावर्स की आई थिंक उन्होंने वो ग्लोरीफाई ज्यादा कर दिया था। फिर उसके साथ हम एक डेमोक्रेटिक एक्शन ले और एक बैलेंसिंग ओपिनियन में थोड़ा सा बैलेंसिंग भी हो जाती है उससे, करेक्ट। बट मैं इसको, हालांकि मैं दोनों को कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, राइट, बट मैं इसको समझना चाह रहा हूं सर कि क्योंकि ये 66-67 में आपने इंसिडेंट बताया और 47-48 में इंडिया ने कश्मीर में भी प्लेबिसाइड जैसी चीज बोली थी, हाँ। तो क्या इससे मैं ये एक असर्टन करके पॉइंट इन्फर कर सकता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट करना सर, कि ये जो आज की डेट में हम लोग रोज डिबेट देख रहे हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है, यहाँ डेमोक्रेसी टूट जाएगी, सर isn't it that democracy is a very essential feature which has been an underlying current in our country forever? एक मैं आपको एक एलिमेंट्री सी बात बता दूं कि ये जो लोग कहते हैं ना डेमोक्रेसी खतरे में है, ठीक है भाई, एवरी सोसाइटी इवॉल्व्स, एवरी सोसाइटी गोज थ्रू मल्टीपल फेजेस, राइट। जब 1970s आए थे, मिड 70s के अंदर, तब भी डेमोक्रेसी खतरे में थी थोड़ी, तब तो इमरजेंसी ही लग गई थी, राइट। एक चीज में मैं बड़ा विश्वास करता हूँ कि हम लोग कितने भी कंजर्वेटिव हो जाएं अपनी थिंकिंग के अंदर, बट फंडामेंटली हमारी थिंकिंग डेमोक्रेटिक है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो डेमोक्रेसी थोड़ी देर के लिए उसको थोड़े से झटके लग सकते हैं, थोड़ी बफटिंग हो सकती है हमारी डेमोक्रेसी की, बट इवेंचुअली पीपल आर सुप्रीम, पीपल आर सॉवरेन। तो डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग को ही हमने एक्सेप्ट किया है, उसी की हमें आदत भी पड़ी हुई है, राइट। तो कोई भी अगर ये सोचता है कि इंडियन डेमोक्रेसी को खत्म करके कोई डिक्टेटरशिप बना लेगा, हालांकि मेरे हिसाब से ऐसी कुछ सोच रखता भी नहीं होगा, ठीक है, कोई रखता नहीं है, ये जो मतलब इमरजेंसी से बफर आउट करके बाहर आ, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं हो पाएगा। तो एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट और सेंटिमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ा अच्छा एक स्टार्ट दिया था हमें, ठीक है। तो शुरू से ही डेमोक्रेटिक स्पिरिट प्रोवाइड की थी इंडिया के अंदर और आज तक चल रही है, करेक्ट। तो बाकी जो क्रिटिक्स हैं प्रेजेंट रजीम के जितना मर्जी बोल लें, लेकिन डेमोक्रेसी विल सर्वाइव। सर ये आई थिंक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मैं अभी बच्चों को अपने करंट अफेयर्स ही पढ़ा रहा था थोड़े दिन पहले,
और एक टॉपिक आया था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो मैगजीन है, वो मैं करंट अफेयर्स में कवर करता हूँ बच्चों के लिए, तो उसमें मैंने देखा कि इंडिया एंड सिविल सोसाइटी पे एक टॉपिक था एंड उसमें मतलब एक बड़ा अच्छा एक स्कॉलर ने आर्ग्यू किया था कि ये जो लोग आज की डेट में बोल रहे हैं कि इंडिया में सिविल सोसाइटी इज बीइंग स्ट्रैंगुलेटेड टू डेथ बिकॉज सिविल सोसाइटी का जो स्ट्रैंगुलेशन हो रहा है वो FCRA के चेंजेस हैं उसके बाद इट विल हार्म दी इंडियाज डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी। मतलब जो नैरेटिव है वो ऐसा दिया जा रहा है कि सिविल सोसाइटी स्ट्रैंगुलेट हो रही है और इससे डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। देखो मैं आपको एक बड़ी एलिमेंट्री बात बताता हूँ यहाँ पे, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, लाइक प्रेस, दे स्पीक ट्रुथ टू पावर, राइट, और पार में जो भी होता है उसको कोई भी बाहर का आदमी आईना दिखाए उसको पसंद नहीं होगा। एग्जैक्टली। एक बात बताओ, ये आज की हम गवर्नमेंट को बोलते हैं स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं, ये FCRA बनाया किसने था? कांग्रेस ने। और इंदिरा गांधी ने 76 में बनाया था। उसको रिप्लेस करके फिर UPA 2 ने उसको रिप्लेस करके नया FCRA बनाया और अब इन्होंने उसको अमेंड किया। हाँ, इन्होंने उसको अमेंड किया। तो भाई FCRA जो है, जब इंदिरा गांधी ने 76 में FCRA बनाया था, उस समय भी वही आर्गुमेंट हुई थी कि भी देयर आर फॉरेन फोर्सेस व्हिच आर इंटेंट ऑन डिस्टेबलाइजिंग इंडिया। एग्जैक्टली सेम बात। सर मैं आपको वही कह रहा हूँ, मतलब मैंने वो EPW के आर्टिकल में भी अपने बच्चों को ये पढ़ाया। मैंने कहा कि सर जब हम उसमें सिविल सोसाइटी का एवोल्यूशन देखते हैं तो सिविल सोसाइटी, यू नो इट बेस्ट सर, वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनी है कंट्री की। बट इट इज इन इंडिया दैट वी सी अ वेरी पेक्यूलियर फीचर ऑफ सिविल सोसाइटी कि वो पब्लिक ओपिनियन शेपिंग में आ गई, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स आ गए और वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स एक पॉइंट पे हेट्रेड स्प्रेड करने में आ गए व्हिच आर बीइंग कर्ब्ड टुडे। So that article primarily was arguing कि सर हमारी democratic spirit कभी खत्म नहीं होती। There are certain NGOs which are yes being targeted by the government. They could have been targeted in a better way. But ये कहना कि वो NGOs को आप मतलब extrapolate करके कहो कि पूरी सिविल सोसाइटी ही खत्म हो रही है, वो गलत है। बिल्कुल गलत है। हाँ, right. That is what I wanted to know from you, sir, कि मतलब कहीं ना कहीं वो जो अंडरलाइंग करंट डेमोक्रेसी का, जैसा आप कह रहे हो कि वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमें मिल गई, वो कहीं मिसिंग नहीं हो रही, राइट, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कंफर्म सर। एंड आज के सर आपने जो वीडियो में पॉइंट बताया, वो दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हिडन ट्रूथ्स है ना सर, मतलब an IAS officer becoming a prime minister for one day and signing an agreement with India's prime minister, मतलब वो सिर्फ मर्जर डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए बनाया गया था। बट सर वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, मतलब कंट्री के लिए तो एक बहुत मेजर डॉक्यूमेंट। अपने रिटायरमेंट के बाद कार्ड पे लिख सकते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर IAS retired and ex prime minister, I mean wonderful sir, I mean great the analysis। तो दोस्तों ये हिडन ट्रूथ के आज के सीरीज में आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और हमने ये पूरा पॉइंट इसलिए भी उठाया क्योंकि थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन न्यूज़ में रहता है, प्लस ये टेरिटरीज जो है पॉलिटिकली भी अभी हाल ही में सर वो महाराष्ट्र के वर्डिक्ट के बाद क्योंकि न्यूज़ में रही है, तो एज अ बैकवर्ड लिंकेज वी पिक्ड अप दिस इशू एंड हिडन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो प्री में पूछे जा सकते हैं एंड सर दीज कैन आई थिंक काइंड ऑफ एनेक्डोट्स जो आपने ये बताए एस्से में बहुत वैल्यू एडिशन करेंगे एक एस्पिरेंट को। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत एनरिचिंग लगा हो। मुझे तो पर्सनली बहुत मतलब सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।